ये अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स की रिकॉर्ड की जा रही है जो पीपीएससी की रिसेंटली एडवर्टाइज जो सीट्स थी असिस्टेंट डायरेक्टर की इन सोशल वेलफेयर एंड बेतलमाल डिपार्टमेंट, उस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर से पहले जनरल स्टडीज के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूं, जिनके एमसीक्यूज और पीडीएफ जो है वो एनरोल्ड मेंबर्स को मैं कम्युनिटी में शेयर कर चुका हूं। अब हमने सोशल वर्क स्टार्ट किया हुआ है। आज सोशल वर्क का सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड होगा और इसमें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस और कल्चर को लेके, ये जो थीम है बेसिकली सोशल वर्क के अंदर, सोशल वर्क का वो सिलेबस जो कि पीएमएस लेवल पे पढ़ाया जाता है, मैं उसको कवर कर रहा हूँ। और इससे पहले जनरल स्टडीज का मैंने वो सिलेबस कवर किया है जो कि सीएसएस लेवल पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज, उसमें पढ़ाया जाता है। तो सोशल वर्क का जो पीएमएस का सिलेबस है उसमें जो दूसरा और तीसरा थीम है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर। तो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर को लेके आज सोशल वर्क का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें इन दो थीम्स पे यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस और कल्चर को, इस इन थीम्स के ऊपर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेतरमाल डिपार्टमेंट की जो सीट है उसकी तैयारी के लिए इंतहाई यूजफुल, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैं इसको मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूं। ये है बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बेतरमाल की जो सीट्स आई थी रिसेंटली, उसमें सोशल वर्क का हमारा आज सेकंड लेक्चर है। और ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल है जो पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क की वो सब्जेक्ट को लेके, और असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बेतुल माल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या लेक्चरर सोशल वर्क की, या बीएस और एमफिल सोशल स्टडीज के स्टूडेंट हैं। उन तमाम के लिए ये लेक्चर इंतहाई यूजफुल है। कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन, ये हमारे आज के दो थीम है और इसके ऊपर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड पीपीएससी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। कल्चर को लेके कुछ एमसीक्यूज हैं। पहला तो हमारा थीम है कल्चर। पहला क्वेश्चन है कि हु डिफाइन कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws, customs, and any other capabilities acquired by man as a member of society। किस शख्स ने कल्चर को यूं डिफाइन किया कि ये एक कॉम्प्लेक्स होल है कल्चर, जिसमें नॉलेज भी आता है, हमारे अकायद भी आते हैं, आर्ट्स, फनून लतीफ़ा, मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और वो तमाम कैपेबिलिटीज, सलाहियतें, महारतें होती हैं जो एक आदमी सोसाइटी से में अक्वायर करता है। कल्चर की ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये ईबी टेलर ने दी थी। उसके बाद अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है द बुक प्रिमिटिव कल्चर, ये किताब है प्रिमिटिव कल्चर, इस किताब का जो ऑथर है वो कौन है? तो इस किताब का ऑथर भी क्या है? ईबी टेलर, जिसने कल्चर की डेफिनेशन दी जो हमने अभी पढ़ी है। तो प्रिमिटिव कल्चर किताब है ईबी टेलर की। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि विच सोशियोलॉजिस्ट रिगार्डेड कल्चर एज अ डिजाइन फॉर लिविंग। किस सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि कल्चर जो है वो हमारे रहने का एक डिजाइन है बेसिकली? ये कलकौन ने कहा था। उसके बाद चौथा एमसीक्यूज है कि कल्चर इज लर्न बिहेवियर। इसके अलावा अगर हम देखें, पांचवा एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर की, कि कल्चर लर्न होता है, कल्चर शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, कल्चर डायनामिक होता है, लेकिन कल्चर बायोलॉजिकल नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस बाय सोसाइटी। एक सोसाइटी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करती है उन्हें क्या कहते हैं? मटेरियल कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रिलीजन, बिलीव्स एंड कस्टम्स, ये तीनों जो चीजें हैं, हमारा मजहब, हमारे जो अकायद और जो हमारे रस्म रिवाज होते हैं, कस्टम्स, ये किससे बिलोंग करते हैं? नॉन मटेरियल कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनको हम हाथ नहीं लगा सकते, ना रिलीजन को, ना बिलीफ को, ना कस्टम्स को। ये इनविजिबल होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, और ये नॉन मटेरियल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद विच इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर की एक बुनियादी इंपॉर्टेंट अहम कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? कि इसके अंदर पाकिस्तानी कल्चर में हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट, कि पाकिस्तानी नेशनल रिलीजन क्या है? इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू, साफ ज़ाहिर है। विच पाकिस्तानी कल्चर हैज मेनली बीन इन्फ्लुएंस बाय। पाकिस्तानी कल्चर को ज्यादातर इन्फ्लुएंस किस चीज ने किया है, किस चीज ने मुतासर किया है पाकिस्तानी कल्चर को? इस्लामिक सिविलाइजेशन ने। उसके बाद नेक्स्ट थीम है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तानी कल्चर आफ्टर इस्लाम। इस्लाम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है पाकिस्तानी कल्चर को, और इस्लाम के बाद पाकिस्तानी कल्चर को सबसे ज्यादा किस चीज ने इन्फ्लुएंस किया है? साउथ एशियन ट्रेडिशन ने, यानी कि साउथ एशिया की जितनी भी रिवायात थी उसने पाकिस्तानी कल्चर को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है इस्लाम के बाद। उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्नाइजेशन
रेफर्स टू। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर जो मगरबी कल्चर का जो असर है उसको हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। उसके बाद सोशल नॉर्म्स का एक थीम है, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे हु इंट्रोड्यूस द क्लासिफिकेशन ऑफ फोक वेज, मोर्स एंड लॉज, यानी फोक वेज, मोर्स और लॉज की क्लासिफिकेशन किसने प्रोवाइड की थी? विलियम ग्राहम समर ने। उसके बाद अगर हम देखें द बुक फोक वेज, ये किताब लिखी गई फोक वेज, ये किस किताब, किस आथर ने ये किताब लिखी? फोक वेज लिखी विलियम ग्राम समर ने, जो अभी हमने बात की, जिसने फोक वेज, मोर्स और लाज को क्या किया बेसिकली, फोक वेज, मोर्स और लाज को उसने क्लासिफाई किया था विलियम ग्राम समर ने, और इसी किताब का नाम है फोक वेज। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ सोशल नॉर्म, ये सोशल नॉर्म्स होती है एक सोसाइटी की, उसकी लेस्ट लीस्ट सीरियस फॉर्म, जो कम शदीद आप कह सकते हैं उसकी जो शक्ल है, वो है फोक वेज। सोशल नॉर्म की सबसे लीस्ट सीरियस फॉर्म क्या है? फोक वेज। और जो जो आप कह सकते हैं कि सोशल नॉर्म की एक रिप्रेजेंटेशन या मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन है फोक वॉर्म, जो कि जरा लीनियंट होते हैं, प्लेसिड होते हैं, फ्लेसिड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और जरा आप कह सकते हैं लेस सवियर होते हैं। तो सोशल नॉर्म की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें फोक वेज लीस्ट सीरियस फॉर्म है। विच नॉर्म्स कैरी द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल सेंक्शन, कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसी भी होती हैं जिनके जिनका बहुत लीगल इम्पैक्ट होता है और स्ट्रॉन्ग लीगल उसकी सेंक्शंस होती हैं, ऐसी सोशल नॉर्म्स को हम लॉज कहते हैं। मोर्स आर रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज। अब सोशल नॉर्म्स के अंदर कुछ मोर्स भी होते हैं। मोर्स क्या होते हैं? बेसिकली मॉरल वैल्यूज से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोर्स। मोर्स भी एम से स्टार्ट हो रहा है, मॉरल वैल्यूज भी एम से स्टार्ट हो रही है, जहां से आप इसको याद रख सकते हैं, मोर्स बिलोंग टू मॉरल वैल्यूज। उसके बाद जिनके मोर्स का वर्ड अगर आपके सामने आए तो आपके जहन में आए कि ये क्या है? ये हमारे मॉरल अखलाकी वैल्यूज हैं, उनको मोर्स कहते हैं। और वायलेशन ऑफ फोक वेज यूजुअली रिजल्ट, अगर फोक वेज की वायलेशन कोई करता है तो उससे क्या होता है? सोशल डिसअप्रूवल होती है कि लोग उस मुआशरे के, उस गांव के, उस कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो को अप्रूव नहीं करते, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो फोक वेज को जो बंदा वायलेट करता है उस बंदे को सोशल डिसअप्रूवल का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, डिसअप्रूव करती है। लॉज आर इन्फोर्स बाई लॉ, कौन इन्फोर्स करता है? स्टेट करती है। उसके बाद सोशलाइजेशन का एक थीम है, इसमें कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं हम। सोशलाइजेशन कहते हैं लोगों का आपस में समाजी रब्त, आप कह सकते हैं मिलना जुलना, इंटरेक्शंस। तो सोशलाइजेशन किस चीज का प्रोसेस है? ये लर्निंग कल्चर का प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चर, यानी कि हम सोशलाइजेशन के जरिए कल्चर को लर्न करते हैं बेसिकली। उसके बाद अगर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का जो पहला एजेंट है, टूल है, वेपन है या हथियार है, वो क्या है? फैमिली, यानी कि फैमिली के जरिए हम अपने कल्चर को लर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिवेल्प द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का जो ये कौन सा आइडिया था, ये किसने डेवलप किया था? चार्ल्स हॉर्टन कूले ने किया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। उसके बाद अगर हम देखें लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी किस चीज को एक्सप्लेन करती है? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, हमारी जो अपना सेल्फ होता है, हमारी जो खुदी होती है, जो हमारे अंदर हमारा अपना जो आइडेंटिटी है, हमारी सेल्फ है, इसकी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था किसने? चार्ल्स हॉर्टन कूले ने, बाय बाय गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सेल्फ थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। यानी सोसाइटी हमारा एक ग्लास है, उसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ आई एंड मी। आई जो है ये एक्टिव पार्ट है, पर्सनल पार्ट है, और मी जो है ये सोशल पार्ट है। तो आई और मी का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, ये दी थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। और इसमें आई उसने कहा था कि आई बिलोंग्स टू एक्टिव पार्ट, के हम क्या बिलीव करते हैं कि सोसाइटी हमें कैसे देखती है और सोसाइटी से लोग कैसे सीखते हैं। और मी कॉन्सेप्ट कौन सा? ये सोशल पार्ट है। यानी सोशल पार्ट का मतलब ये है कि जो सोसाइटी से हमसे एक्सपेक्टेशन लगाती है, हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मी सोशल पार्ट है, आई पर्सनल या इंडिविजुअल पार्ट है, या आप कह सकते हैं सेल्फ पार्ट है। तो आई और मी का जो थ्योरी है, ये दी थी किसने? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मीड जनरलाइज्ड अदर डेवलप्स ड्यूरिंग, अब ये जो हर्बर्ट मीड की हमने अभी बात की है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के मुताबिक जनरलाइज्ड अदर, अदर का मतलब है दूसरे, सोसाइटी में जो दूसरे लोग हमसे अलावा हमसे एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, कोई चीज भी हो सकती है, सोशल नॉर्म्स भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जनरलाइज्ड अदर डेवलप्स ड्यूरिंग गेम स्टेज, गेम स्टेज के दौरान जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट बिलीव होता है, डेवलप होता है।
और अगर हम देखें सिगमंड फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है, सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी को डिवाइड किया था इड, ईगो और सुपर ईगो में। तो ये कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड का है, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट थे या साइकेट्रिस्ट थे आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, द प्लेयर प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक ये जो प्लेयर का प्रिंसिपल है, ये लोग प्लेयर हासिल करते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? इड से। यानी हमारे इड जो है उसके साथ प्लेयर प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, खुशी जो हम हासिल करते हैं। अच्छा, जेन प्याजे का जो फार्मूला है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मशहूर है। जेन प्याजे चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर उसने काम किया और उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। तो जीन प्याजे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दिमागी इंसान की जो साइकी, जो कॉग्निशन है वो कैसे डेवलप होती है 4 स्टेजेस में। तो जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज बिटवीन 7 to 11 years। जीन जीन प्याजे ने कहा था कि पहले 2 सालों में बच्चे की एक स्टेज होती है, फिर 2 से 7 सालों में एक स्टेज होती है, फिर 7 से 11 साल में एक स्टेज होती है, और फिर 11 साल से ऑनवर्ड एक पूरी सारी जिंदगी में एक स्टेज होती है बच्चे की डेवलपमेंट की। तो जीन प्याजे के मुताबिक 7 से 11 साल की जो एज ब्रैकेट है, जो स्टेज है, इसमें क्या होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। उसके बाद मैस मीडिया किस चीज की एग्जाम्पल है? एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की। यानी मैस मीडिया के जरिए हम सोशलाइजेशन, हम अपने कल्चर को सीख रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कल्चर के साथ। हम मीडिया के जरिए, मैस मीडिया के जरिए कल्चर को सीखते हैं, तमाम कल्चर्स को, ईस्टर्न वेस्टर्न और सारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम को। फ्रेंड्स मेनली रिप्रेजेंट, फ्रेंड्स पीयर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा थीम है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस का। हमारे आसपास काफी सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हम सीखते हैं। और सोशल इंस्टीट्यूशन को लेके कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हमारे जो एक सोसाइटी में जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, लोगों के साथ समाजी रवाबित होते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइज फॉर्म होती है, वो एक इदारा बनाती है और उसको हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। तो विच इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर्ड प्राइमरी? फैमिली जो है ये प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद विच इज सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन? स्कूल जो है ये एक सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद फैमिली इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। फैमिली किस चीज की रिस्पॉन्सिबल होती है? सोशलाइजेशन के लिए, कि फैमिली के जरिए बच्चा जो है वो सोशलाइज होता है, कल्चर को सीखता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को सीखता है, और पूरी सोसाइटी को सीखता है, कल्चर के बारे में सीखता है फैमिली के जरिए। मैरिज इज मेनली एसोसिएटेड विद, मैरिज का ताल्लुक किससे है? फैमिली इंस्टीट्यूशन के साथ है। फैमिली बेसिकली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसमें मैरिज का ताल्लुक फैमिली इंस्टीट्यूशन के साथ है। और अगर हम देखें द इंस्टीट्यूशन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्शिप, एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें इबादत के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम रिलीजन कहते हैं। रिलीजन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इससे भी हम सोशलाइज होते हैं अपनी सोसाइटी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, एक सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसा भी है जो हमें, जो गवर्नेंस को प्रमोट करता है, और उसको क्या कहते हैं? वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। यानी फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और स्कूल्स हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि जिससे गवर्नेंस इंप्रूव होती है उसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी है सोशल इंस्टीट्यूशन जो प्रोडक्शन यानी कि पैदावार जो होती है, जिसको अजनास की पैदावार, या कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, और जो चीज प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के तमाम मेंबर्स में। ऐसा कौन सा इदारा है सोशल इंस्टीट्यूशन जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबल है? उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इनकी मैशत आप कह सकते हैं। स्कूल्स मेनली बिलोंग्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल भी सोशल इंस्टीट्यूशन है और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मैनिफेस्टेशन जब एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं जहां लोग खेल रहे होते हैं, नौजवान, ये किस चीज की एग्जांपल है? ये रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन है, जहां से हम सैर व तफरीह या अपनी अपनी आप कह सकते हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। तो स्पोर्ट्स क्लब रिक्रिएशनल सोशल इंस्टीट्यूशन की मिसाल है। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन ट्रांसमिट्स कल्चर फॉर्मली, वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कल्चर की वैल्यूज को फॉर्मली तौर पे, बाजाब्ता तौर पे आगे ट्रांसमिट करता है? तो ऐसी सोशल इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इदारा है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो कल्चर की वैल्यूज को बाजाब्ता तौर पे एक प्रॉपर फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस से, फॉर्मल टीचिंग प्रोसेस से जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसमिट करता है कल्चरल वैल्यूज को। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही है बेसिकली, जो कल्चर की वैल्यूज को जनरेशन टू जनरेशन फॉर्मली तौर पे आगे ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन प्रिजर्व्स मॉरल वैल्यू, वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो अखलाकी अकदार की हिफाजत करता है? उसको हम कहते हैं रिलीजन। तो रिलीजन में आपको पता है बिलीफ सिस्टम्स होता है और हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं। मज़ाहिब होती वही हैं जो हमारे अंदर मॉरल अपब्रिंगिंग करते हैं। तो रिलीजियस जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो मॉरल वैल्यूज की हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है। और फैमिली परफॉर्म विच फंक्शन, फैमिली का मेन मकसद होता है कि बायोलॉजिकल फंक्शन, इनके बच्चे पैदा करना, इमोशनल इनके बच्चों की जज्बाती सेहत का ख्याल रखना, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, बाप बहन भाई। और इकोनॉमिक, एक जो फैमिली होती है
वो उसमें माँ बाप जो है वो कफालत कर रहे होते हैं बच्चों की, और फिर बच्चे जब जवान होते हैं उनको कफील बनाना सिखाया जाता है। तो फैमिली बेसिकली बायोलॉजिकल फंक्शंस, इमोशनल फंक्शंस और इकोनॉमिक फंक्शन, तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और 46 क्वेश्चन है कि सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट प्राइमरली, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये होते क्यों हैं सोसाइटी में? ये बेसिकली सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशियोलॉजिस्ट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी? एक ऐसा सोशियोलॉजिस्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, वो अगस्त कॉम्टे है। और उसके बाद हु इज नोन एज फादर ऑफ फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म की एक थ्योरी है, स्कूल ऑफ थॉट है, उसका बाप किसे कहा जाता है? एमाइल दुर्खीम को कहा जाता है फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। अब अकॉर्डिंग टू टालकेट पर्सन, सोसाइटी सर्वाइव्स बिकॉज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म। टालकेट पर्सन ने यह कहा था कि कोई भी सोसाइटी या जो मुआशरा है वो इसलिए बका हासिल करता है या सरवाइव कर जाता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो टालकेट पर्सन के मुताबिक कोई सोसाइटी इसलिए सरवाइव करती है, जिंदा रह जाती है, बाकी रह जाती है, क्योंकि इस उस सोसाइटी के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, फैमिली, एजुकेशनल, सारे रिक्रिएशनल और मॉरल, सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक सोसाइटी के, सोशल इंस्टीट्यूशन, वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए वो सोसाइटी बाकी रह जाती है। ये टारगेट पर्सन का कहना है। और आखिरी एमसीक्यूज है कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन की जो मिसाल है वो कौन सी, बेस्ट एग्जांपल क्या है? फैमिली जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है। अब कुछ अगर आप पेपर देखें असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, उसके लिए 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट जो आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो कौन से हैं? ईबी टेलर जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया था कल्चर का, और प्रिमिटिव कल्चर उसकी किताब है। विलियम ग्राहम समर ने फोक वेज का कॉन्सेप्ट दिया था, मोर्स का और लाज का, उसने इसको क्लासिफाई किया था बेसिकली, और उसकी किताब का नाम है फोक वेज। और चार्ल्स हॉर्टन कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी थी। और जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आई एंड मी जर्नलाइज अदर का ये थ्योरी दी थी। आई एंड मी थ्योरी है, उसमें जर्नलाइज अदर की जो स्टेज होती है वो गेम स्टेज में बंदा जर्नलाइज अदर की स्टेज के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में सीखता है। सिग्मंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट जो है उसने पर्सनालिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, इड, ईगो और सुपर ईगो। में इड जो है वो उससे हम प्लेजर हासिल करते हैं। उसके बाद जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज दी थी कि बच्चा जो है वो 4 स्टेजेस में लर्न करता है, पहले 2 से साल, फिर उसके बाद 2 से 5 साल, 2 से 7 साल, फिर 7 से 11 साल, और 11 से ऑनवर्ड सारी जिंदगी। 4 स्टेजेस में उसने कंसेप्ट दिया था, सेंसरी मोटर और कंक्रीट और प्री ऑपरेशनल और इस ऑपरेशनल स्टेजेस होती हैं। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। उसके बाद अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, इमाइल दुर्खीम को फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है, उसने सोशल फैक्ट्स की बात की थी बेसिकली। और टालकेट पर्सन एक ऐसा सोशियोलॉजिस्ट है जिसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और टालकेट पर्सन ने कहा था कि कोई भी सोसाइटी इसलिए सर्वाइव करती है कि उसकी सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, वो सारे जो इदारे होते हैं एक सोसाइटी के, सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो सोसाइटी सर्वाइव करती है। और टालकेट पर्सन को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मेन प्रोपोनेंट समझा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, मलिनोस्की की का कॉन्सेप्ट है और उसने फंक्शनल थ्योरी ऑफ कल्चर दी थी। और उसके बाद ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी है और उसने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी थी, बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की उसने थ्योरी दी थी। और उसके बाद अगर लास्ट हम देखें तो वो है ए क्लकॉन, और ये उसने कहा था कि कल्चर क्या है, डिजाइन फॉर लिविंग है बेसिकली। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो तैयारी है सोशल वेलफेयर एंड बदलमार डिपार्टमेंट में जो सीट्स आई हैं उसकी तैयारी के लिए मेरे जो सेशन है उसमें हम जनरल जेंडर स्टडीज मुकम्मल कर चुके हैं। सोशल जो वर्क है उसका आज सेकंड लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद आने वाले 4-5 लेक्चर और 7 लेक्चर जो है, 5 से 7 लेक्चर, 7 लेक्चर ऑलमोस्ट सोशल वर्क के और डिलीवर मैं करूंगा, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे सोशल वर्क के डिफरेंट थीम्स के ऊपर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंथ्रोपोलॉजी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली सोशियोलॉजी। तो ये मेरा 1 मंथ का सेशन अभी है, जिसकी टोटल फी जो है वो 3000 है। इसमें मॉर्निंग 8 AM से लेकर 8 PM तक आपको व्हाट्सएप सपोर्ट हासिल होती है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 03326896 568। वह इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूंगा लिंक, जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं, इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन में फायदा आपको ये होगा कि आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ये एमसीक्यूज, इसमें टेस्ट सेशन भी होंगे पेपर से पहले इंशाल्लाह। और इसमें सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी और एंथ्रोपोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं, जो एमसीक्यूज हैं, जो रेलेवेंट मटेरियल है, वो मैं अपने जो पेड मेंबर्स हैं उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो 03326896 568 पर रब्ता कर सकते हैं। और इस सेशन की
ऑलमोस्ट ये सेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा आगे पेपर जो है वो 15 अगस्त से अगस्त के एंड तक एक्सपेक्टेड है असिस्टेंट डायरेक्टर का इन सोशल वेलफेयर बेतलमार डिपार्टमेंट। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो 03326896 568 पे रब्ता कीजिए। और उसके बाद अगर आप सोशल वर्क और सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर के बाकी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ सकते हैं, जो बेसिकली है इंग्लिश विद इल्म खान। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं तो इंग्लिश विद इल्म खान जो चैनल मेरा है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि CSS हो या PMS हो, सोशल वर्क हो या सोशियोलॉजी हो, जनरल स्टडीज हो या एंथ्रोपोलॉजी हो या वन पेपर हो, कोई भी जो अपकमिंग जॉब्स होती हैं PPSC FPSC की, उनके टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं गाहे बगाए अपने इस चैनल की वसातत से डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूँ, डिफरेंट वीडियोस जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के बने हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो होगा बेसिकली सोशल वर्क के डिफरेंट थीम्स के ऊपर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह हाफिज।